Good morning, everyone. Good morning, Harshita, Renuka, Deepika. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। चलो अभी हम देख लेते हैं। आज डील करना था हमें रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। अभी इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसको हम क्या करेंगे, दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। आज हम डील करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट को, देन कल डील करेंगे सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम को। ये सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम की जो पिक्चर है वो बहुत पेचीदा है। मतलब समझेंगे तो इजी है, बट दिल दिमाग सबको एक्टिव करके समझना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आप कल अगर पढ़ के आएंगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सुनेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट है। तो अभी हम रिटर्न स्टेटमेंट को डील कर रहे हैं, कल देखेंगे सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो अभी रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है बताओ कोई, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? तो हम इसमें जो प्लांट करते हैं उसमें प्लांटिफ का जो स्टेटमेंट होता है वो रिटर्न स्टेटमेंट कहलाता है, राइट? नहीं, एक बार फिर सोच के बोलिए। मैम क्लाइंट का जो जवाब होता है वो रिटर्न स्टेटमेंट होता है। हाँ, राइट। जो हमने देखा था, रूल 6 पढ़ा था प्लीडिंग का। प्लीडिंग में आता है ऑर्डर 6 इज इक्वल टू ऑर्डर 7 प्लस ऑर्डर 8। मतलब प्लीडिंग जो है, पूरी प्रोसीजर जो होती है वो प्लीडिंग होती है। उसमें इंक्लूड होता है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्लेंट जो होता है ये प्लेंटिफ के द्वारा दिया जाता है, वाद पत्र वादी के द्वारा दिया जाता है, और रिटर्न स्टेटमेंट मतलब जो जवाब दावा है वो प्रतिवादी के द्वारा दिया जाता है। कोई केस शुरू कैसे होता है, वाद पत्र से शुरू होता है। अभी उसको शुरू कौन करता है, वादी करता है। तो वादी वाद पत्र दायर कर रहा है तो वो किसी के खिलाफ कर रहा होगा, तो जिसके खिलाफ कर रहा है वो प्रतिवादी होता है। अभी वाद पत्र में क्या होता है कि वादी एलिगेशंस लगाता है प्रतिवादी के खिलाफ, किसने मेरे साथ गलत गलत किया है और मुझे अभी इसका रिलीफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो अभी जो एलिगेशंस लगाए हैं तो प्रतिवादी क्या करेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देता है तो क्या होगा, मतलब ये चीज हम आगे देखेंगे कि प्रतिवादी अगर जवाब नहीं देता है तो क्या होगा। पर अगर उस पर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। हमारे बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है तो हम कैसे सुन सकते हैं? सुन रहे हैं इसका मतलब ये है कि बोलने वाला सही है, तो हम नहीं सुन सकते, हमको उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रतिवादी क्या है, उसका जवाब देगा, वाद पत्र का जवाब देगा। तो जवाब दावा मतलब होता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या है कि डिफेंडेंट शेल विद इन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ समन। पहले वादी ने वाद पत्र दायर कर दिया, अभी वाद पत्र एडमिट हो गया, उसके बाद में उसने क्या है 7 दिन के अंदर समन की प्लेंट की जो कॉपीज है वो भी दे दी। तो अभी कोर्ट क्या करेगा, डिफेंडेंट को समन भेजेगा। तो ये कब होना चाहिए, 30 दिन के अंदर होना चाहिए। डिफेंडेंट को समन 30 दिन के अंदर जो है वो डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में पेश करेगा। 7 दिन के अंदर अंदर उसको समन मिल गया। अभी जैसे ही डिफेंडेंट को समन मिला, प्रतिवादी को जैसे ही समन मिला, तो वो क्या करेगा, उसके 30 दिन के अंदर अपना जवाब दावा जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट करेगा। और जवाब दावा क्यों प्रेजेंट करता है डिफेंडेंट, उसके डिफेंस के लिए, उसकी प्रतिरक्षा के लिए। वो बोलता है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, इस तरीके से वो खुद की प्रतिरक्षा करता है। तो इसलिए डिफेंडेंट क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा जब उसको समन मिलता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर। उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा।
देन दे रखा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट, दे रखा है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो फेल हो जाता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में, और कब, 30 दिन के अंदर, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट बी अलो टू फाइल द सम सच अदर डे, कोर्ट जो है वो 30 दिन के अंदर अगर फाइल नहीं कर पाता है तो कोर्ट उसको कोई दूसरा दिन भी दे सकेगा, और पर वो कब दे सकेगा, उसकी क्या कंडीशन है, ये दे रखा है, रीजन फॉर रिकॉर्डेड इन राइटिंग बट वी शैल नॉट बी लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। वो जो कोर्ट है वो अदर डे उसको प्रोवाइड कर सकेगा, पर इसके लिए हमारे पास क्या है, प्रॉपर रीजन होना जरूरी है। और ये जो दे रखा है कि 90 days, अभी आप बताओ मुझे, यहाँ पे समन की सर्विस हुई तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको फाइल करना है, अभी 30 दिन के अंदर फाइल नहीं कर पाता है तो कोर्ट क्या बोल रहा है कि आप किसी दूसरे दिन, किसी और एक डेट दे देंगे कि आप इस दिन पे, इस फलानी डेट पे आप आपका रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फाइल कर देना, पर ये भी कितना होगा, 90 days के अंदर अंदर करना पड़ेगा। तो अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे दे रखा है 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, मतलब जब समन की सर्विस की गई थी उसके 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताओ ये तीन लाइनों के बीच में कि ये 30 दिन और ये 90 दिन, तो ये इंक्लूड होके 120 दिन के अंदर अंदर हमें हमारा जवाब दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा, या ये 30 दिन और 90 दिन इंक्लूड होंगे, मतलब 90 माइनस 30, 60 दिन एक्स्ट्रा हमें 60 दिन मिलेंगे। अब बताओ, एक्स्ट्रा हमें 30 दिन के बाद 60 दिन मिलेंगे या 90 दिन मिलेंगे, मतलब ये टोटल 90 दिन होगा या ये 30 और ये 90 120 हो जाएगा, बताओ। मैक्सिमम 90 दिन ही मिलेंगे। हाँ ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ दे रखा है उसने फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, ये जो सर्विस, ये जो डेट दे रखी है जब हमने समन की सर्विस की थी तो उस डेट से काउंट होंगे, तो 30 दिन ये और 60 दिन एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। तो जिस दिन हमने समन किया वहां से 30 और 60 एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए, 90 दिन। तो ये 90 दिन से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। देन दे रखा है प्रोवाइडेड वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट, कि अगर जो डिफेंडेंट है ये फेल हो जाता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में 30 दिन के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है अलो कर रहा है किसी दूसरे दिन आने के लिए, पर यहाँ पे क्या है, जो रीजन है उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, और ऑन पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट एज द कोर्ट डीम्स फिट, और कुछ अगर पेमेंट उसमें देना हो वो भी हमें देना पड़ेगा, बट विच सेल नॉट बी लेटर देन 120 days फ्रॉम द, ये उसके लिए दे रखा है, कमर्शियल मैटर के लिए दे रखा है। ऐसे हमारे नॉर्मल जो होता है वो 90 days है, बट अगर कमर्शियल दे रखा है तो कमर्शियल की कंडीशन में वो 120 दिन तक एक्सटेंड हो जाएगा। देन हम बात करें ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अपॉन विच, यहाँ पे दे रखा है, पूरा डील नहीं करेंगे। ऑर्डर 8 में भी जो जरूरी है, ऑर्डर 8 में जरूरी है सबसे ज्यादा सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, बाकी दूसरी चीजें जो है वो कम से कम आती है। तो डायरेक्ट में ऑर्डर 8 निकाल लो, मैंने ऑर्डर 8 निकाला ही नहीं था। अभी रूल 1 हो गया, ये कमर्शियल के लिए था 120। देन 1A क्या बात कर रहा है कि अगर डिफेंडेंट को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, अभी हमने देखा था ऑर्डर 7 में प्लेंट की जब बात हो रही थी, प्लेंटिफ की बात हो रही थी, तो जो रूल 14 था वो 14, 15, 16, 17 जो था वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था, कि अगर प्लेंटिफ प्लेंट फाइल कर रहा है और उसके बात से रिलेटेड, उसके केस से रिलेटेड कोई उसके पास डॉक्यूमेंट है,
तो उसे अपने प्लेंट के साथ में उन डॉक्यूमेंट को अटैच करना पड़ेगा। तो सेम बात यहाँ पे दे रखी है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा है और उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो उस क्लेम से उसकी जो रिलीफ है, क्लेम जो है उससे कनेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में डिफेंडेंट जो है वो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे यही दे रखा है, ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो वो क्लेम कर रहा है उससे रिलाई कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में उसके जो पोजीशन में डॉक्यूमेंट है तो वो पोजीशन या पावर में उसके जो डॉक्यूमेंट है वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में लगाएगा। और अगर साथ में सेट ऑफ और काउंटर क्लेम वाला मैटर है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट में ऐसी बात का जिक्र करेगा, और कोई उसके पास डॉक्यूमेंट है तो वो भी साथ में अटैच करेगा। कैसे? जैसे उसने लगा दिया 50,000 का केस लगा दिया कि इसने ए ने बी से 50,000 रुपए उधार लिए थे, अभी बी दे नहीं रहा है, तो ए ने क्या किया, केस लगा दिया बी के ऊपर। तो बी जब उसका रिटर्न स्टेटमेंट देगा, जब जवाब देगा, तो उसमें अगर उसने कुछ पहले पैसे दे रखे हैं, मान लो बी ने दोस्ती यारी में पहले 20,000 दे रखे हैं और ए भूल गया है, तो यहाँ पे सेट ऑफ वाला मैटर आएगा, सीन आएगा। तो डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में क्या करेगा, सेट ऑफ वाली चीज भी उसमें जिक्र करेगा, उसका भी स्टेटमेंट वो देगा कि मैंने पहले 20,000 रुपए दे रखे हैं, तो अभी कोर्ट को क्या करना है, सेट ऑफ करना है, 50 में से 20 माइनस करने हैं, तो मुझे अब 30,000 ही देने हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, आपने कुछ पैसे दे रखे हो या काउंटर क्लेम वाला सीन हो, ये हम आगे डील करेंगे। तो अगर काउंटर क्लेम क्या होता है, वादी ने प्रतिवादी के ऊपर केस किया और उसके बाद क्या है, प्रतिवादी भी वादी के ऊपर केस कर दे, तो ये होता है काउंटर क्लेम। तो ये दोनों की कोई कंडीशन बन रही है तो भी हमें हमारा उसका डॉक्यूमेंट जो है वो डालना पड़ेगा। जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, हम फोन पे वगैरह पे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमने ए ने बी को ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए का किया था, अभी वो पेमेंट मांग रहा है, तो बी क्या है, कभी 50,000 लेने से पहले उसको 20,000 रुपए उसने दे रखे होंगे, तो ये हमारा एक प्रूफ बन जाएगा ना कि मैंने पहले ही इसको 50,000 रुपए दे रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसका स्क्रीनशॉट, उसका डॉक्यूमेंट हम लगा सकते हैं प्रूफ के लिए। तो यही बात दे रखी है कि जो डॉक्यूमेंट है वो हम डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और अगर डॉक्यूमेंट उसके पोजीशन में नहीं है, डॉक्यूमेंट उसके पोजीशन में नहीं है, सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन पोजीशन ऑफ पावर ऑफ डिफेंडेंट, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसे पता हो कि जो फलाना फलाना डॉक्यूमेंट है वो किसकी पोजीशन में है, तो वो ऐसा बताएगा, इन व्हिच पोजीशन और पावर इट इज, कि किसके पोजीशन में या पावर में ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो इसका जिक्र उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में करेगा। देन देख लेते हैं जो 2 है, रूल 2 है, वो बात करता है न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड, कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट दे रहा है, अभी वादी को का जो वाद पत्र होता है उसका पूरा का पूरा जितने भी एलिगेशंस जो वो लगाता है वादी, उसका पूरा का पूरा जवाब प्रतिवादी को देना रहता है। पर उस जवाब के अलावा भी अगर मान लो उसके साथ फ्रॉड हुआ है या ऐसा कुछ, ये सारी कंडीशन से रिलीज पेमेंट, ये रिलीज क्या होता है, रिलीज में जैसे 4 भाई है और किसी प्रॉपर्टी को लेकर वाद आया है, कोई वाद दायर किया है, तो उसमें एक क्या बोल रहा है कि मैं मेरा हिस्सा छोड़ता हूँ, मतलब मुझे ये केस नहीं लड़ना है, मेरा जो हिस्सा है वो मैं छोड़ रहा हूँ।
तो ये होता है रिलीज का। तो अगर ऐसा कोई मैटर है, फ्रॉड का कोई मैटर है, तो ऐसी कंडीशन में हम वाद पत्र का जवाब तो देंगे ही देंगे, पर ऐसे कुछ न्यू फैक्ट अगर है कि हाँ हमारे साथ फ्रॉड हुआ, अभी वादी तो बताएगा नहीं कि मैंने प्रतिवादी के साथ फ्रॉड किया है, वो तो वही मैटर दायर करेगा, केस दायर करेगा जिसमें उसको रिलीफ मिल सके। तो अगर कुछ ऐसे टर्म्स है, अगर ऐसे फैक्ट है, तो प्रतिवादी को उसमें इसका जिक्र करना पड़ेगा। देन दे रखा है डिनाइल टू बी स्पेसिफिक, कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसमें डिनाइल जो है वो जनरली नहीं होना चाहिए। मतलब ए जो है वादी बोल रहा है कि मैंने प्रतिवादी को पैसे उधार दिए थे, तो प्रतिवादी जो है वो इतना नहीं बोलेगा कि मैंने पैसे उधार नहीं लिए, यहाँ पे वो बात खत्म नहीं करेगा। ये क्या होगा, जनरली डिनाई हो गया। उसने एलिगेशन लगाया उधार लिए और प्रतिवादी ने बोल दिया उधार नहीं लिए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे डिनाइल जो है, ये जो मना कर रहे हैं, डिनाइल को क्या बोलते हैं, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मतलब प्रतिवादी जो प्रत्याख्यान कर रहा है, मना कर रहा है, तो वो कैसे करेगा, वो साथ में लिखेगा कि मैंने पैसे जो 50,000 रुपए है वो उधार नहीं लिए, या इस डेट पर मैंने उधार लिए थे तो मैंने इतने चुका दिए हैं। ये सारी थोड़ी सी उसमें कुछ बातें ऐड भी करेगा। तो ये दे रखा है डिनाइल टू बी स्पेसिफिक, तो डिनाइल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉर्मल डिनाइल नहीं चलेगा। उससे कुछ रिलेटेड बातें हैं वो भी हमको बतानी पड़ेगी कि मैंने इस डेट पर पैसे लिए थे पर इस डेट पर मैंने चुका भी दिए थे। या तो फिर ऐसा हो सकता है जैसे हम किसी दुकान से कोई माल खरीद रहे हैं, अभी उसका हमने पैसा नहीं दिया, तो जहां माल खरीदा वो क्या करेगा, हमारे खिलाफ केस करेगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रतिवादी क्या है, वो केस कर रहा है कि मुझे इसने माल के पैसे नहीं दिए, तो प्रतिवादी क्या बोलेगा रिटर्न स्टेटमेंट में कि मैंने इससे माल लिया था और मैंने पैसे नहीं दिए। पर क्यों नहीं दिए, साथ में क्या ऐड करेगा, सिर्फ पैसे नहीं दिए ये डिनाई जनरली हो गया, पर क्यों नहीं दिए तो इसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि इसने जो माल मुझे दिया था वो डिफॉल्ट था, डिफेक्टिव था, वो मतलब वो माल जो था उसमें बहुत सारी चीजें तो खराब थी, तो अभी मुझे फिर मेरा नुकसान जो हुआ है वो माइनस करके मैं रिटर्न मतलब माइनस करके मैं पैसा दूंगा ना। भाई 5 लाख का माल खरीदा, मान लो कि 1 लाख का माल तो खराब निकला, तो मैं 5 तो पूरे दूंगा नहीं। तो रिटर्न स्टेटमेंट में फिर वो क्या बोलेगा कि 1 लाख मेरा नुकसान जो हुआ है इसको माइनस करो। तो इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट में वो डिनाई कैसे करेगा कि हाँ मैंने पैसा उधार लिया था पर उसमें जो है माल खराब निकला, इस वजह से मुझे भी नुकसान हुआ है। तो ये वाला स्पेसिफिक डिनाई हमें नहीं करना है, हमें थोड़ा सा उसको थोड़ा जनरली डिनाई नहीं करना है, हमको थोड़ा सा स्पेसिफिक डिनाई करना है। ये बातें रखिए 3 में, 3A जो है इसको छोड़ दो। इवेसिव डिनाइल क्या होता है, यहाँ जैसे जनरली डिनाई नहीं करना है, ठीक है, यहाँ मैंने पैसे नहीं लिए। इवेसिव डिनाई होता है मतलब नॉट क्लियरली तरीके से हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं हाँ मुझे पता नहीं था, दिए होंगे, लिए होंगे, याद नहीं है, इस तरीके से हमें यहाँ पे डिनाई नहीं करना है। बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, हमें जो उसने जो फैक्ट रखे हैं, जो सब्सटेंस रखे हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना पड़ेगा। ये बातें रखा है इवेसिव डिनाइल में। इसका अगर हम देखें, हाँ इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जिससे कि एग्जाम्पल दे रखा है, हम पढ़ेंगे इसको कि यदि यह अभिकथित किया जाता है कि उसने एक निश्चित धन की राशि प्राप्त की। अगर वादी जो है ये वाद पत्र में लिखता है कि मैंने प्रतिवादी को निश्चित धनराशि दी थी, तो जो प्रतिवादी है वो इसको मना कैसे करेगा, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि विशिष्ट राशि प्राप्त नहीं की, पर्याप्त नहीं होगा। उसके प्रत्याख्यान में मतलब उसके डिनाइल में सिर्फ इतना नहीं लिखा होगा कि विशिष्ट राशि प्राप्त नहीं की, वरन उसे क्या लिखना पड़ेगा
कि उसने वह राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया, या करना पड़ेगा कि कितनी राशि प्राप्त की, कब की, ये सारे रीजंस जो है वो भी उसमें उसको डालने पड़ेंगे। तो इवेसिव डिनाइल मतलब होता है नॉट क्लियर, मतलब क्लियरली तरीके से हमें डिनाई करना है। नॉट क्लियर वाला नहीं कि हाँ लिए होंगे पैसे मुझे याद नहीं है, इस तरीके से हमें नहीं करना है। अभी स्पेसिफिक डिनाइल कैसे होगा? तो एवरी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इन प्लेंट इफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली, जो हमें ये रूल 3 में दे रखा है कि डिनाइल जो है वो स्पेसिफिक करना है। तो अगर हम स्पेसिफिक डिनाई नहीं करते हैं, इसको ध्यान से समझना ये जरूरी है कि अगर हम पर जो प्लेंट के थ्रू, वाद पत्र के थ्रू जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसका डिनाई हमने स्पेसिफिकली नहीं किया और नेसेसरी इम्प्लीकेशंस जो है वो हमने उसमें स्टेट नहीं किए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? स्टेटेड टू बी नॉट एडमिटेड इन द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट shall be taken to be admitted। ये कैसे माना जाएगा कि हमने अगर स्पेसिफिक डिनाई नहीं किया, मतलब जो प्लेंटिव बोल रहा है वो सही है, इसको हम बोल सकते हैं मौन स्वीकृति। अगर आप पर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, कभी होता है ना अगर किसी ने चोरी की तो जिसके घर में चोरी की वो उसको डांट रहा है, मार रहा है, पर जिसने चोरी की वो कुछ नहीं कर रहा है, तो हम क्या उसमें प्रिजम्पशंस लगाते हैं कि चोरी की होगी इसने, तभी तो ये कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब वो नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि उसने वो काम किया है। तो यहाँ पे बात वही हो रखी है स्पेसिफिक डिनाइल में कि अगर आपने स्पेसिफिक डिनाई नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में क्या है? सेल बी टेकन टू बी एडमिटेड, इसको एडमिट कर लिया जाएगा। एक्सेप्ट एज अगेंस्ट अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, पर इसका एक्सेप्शन क्या है कि पर्सन जो है वो डिसेबिलिटी में है, कोई अयोग्यता है, अयोग्यता जैसे होता है इंसॉल्वेंसी, अनसाउंड माइंड, ऐसी कंडीशन है तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। बट नॉर्मल स्वस्थ इंसान है तो अगर वो डिनाई नहीं करता है तो यहाँ पे प्लेंटिफ का जो प्लेंट है उसको एक्सेप्ट, उसके जो एलिगेशंस है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप पे एलिगेशंस लगाए हैं तो आप रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू आंसर दो ना। अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो मतलब जो प्लेंटिफ है वो सही है, तो यही दे रखा है रूल 5 के 1 में। पर इसका प्रोवाइडेड दे रखा है कि कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट जो है क्या है उसके विवेक पर क्या कर सकता है? प्लेंटिफ को बोल सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट तो कुछ नहीं बोला, उसने डिफेंडेंट ने तो कोई आंसर नहीं दिया, फिर भी कोर्ट क्या है वो बोल सकता है कि या तो ये बोल सकता है कि ठीक है रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया तो आप जो बोल रहे हो, प्लेंटिफ जो बोल रहा है वो सारी बातें सही है, हम इसको एडमिट करते हैं। बट अगर वो चाहे तो कोर्ट क्या कर सकता है? प्लेंटिफ को ही बोल सकता है कि आप जो जो एलिगेशंस लगा रहे हो उनको प्रूफ करो। ये दे रखा है कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर इन इफेक्ट। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो बोल सकते हैं कि आप जो फैक्ट बता रहे हो, जो एलिगेशंस लगा रहे हो, तो इनको मैं एडमिट कर लूंगा, पर पहले आप इनको प्रूफ करो। तो ये हो रहा है यहाँ पे प्रोवाइडेड 1 का, ये प्रोवाइडेड। देन दे रखा है provided further that every allegation of fact in the plaint, if not denied in the manner provided rule 3 under rule 3 of the order, shall be taken to be expressed। इसको ये जो सारा ये बातें जो दे रखी है ये इसका एक्सेप्शन है अंडर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी वाली कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में ये सब कुछ फॉलो नहीं होगा। यहाँ दे रखा है कि वेयर द डिफेंडेंट हैज नॉट फाइल्ड प्लीडिंग, मतलब डिफेंडेंट जो है रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल कर रहा है। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा लिखा है डिफेंडेंट हैज नॉट फाइल्ड अ प्लीडिंग। प्लीडिंग का क्या था? प्लीडिंग मतलब था प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो अभी प्लेंट तो फाइल कर दिया है प्लेंटिफ ने, अभी बचा क्या? रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ दे रखा है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में सेट बी लॉफुल फॉर द कोर्ट टू प्रोनाउंस। अगर कोर्ट के हिसाब से ये लॉफुल होता है, मतलब हो सकता है ना कि कोर्ट पहले सोचेगा, समझेगा कि इसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल क्यों नहीं किया,
तो जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट इन द प्लेंट एक्सेप्ट एज अगेंस्ट द पर्सन अंडर डिसेबिलिटी बट द कोर्ट में इन इट डिस्क्रिप्शन रिक्वायर एनी सच फैक्ट टू बी प्रूव्ड। यहाँ पे यही दे रखा है कि डिफेंडेंट जो है वो अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट क्या है, जजमेंट दे सकता है। अभी रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल किया तो जो प्लेंटिफ के फैक्ट है, बेसिस ऑफ द फैक्ट कंटेंट इन द प्लेंट, कि जो प्लेंट में फैक्ट दे रखे हैं उनके बेसिस पर कोर्ट क्या प्रोनाउंस करेगा, जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, मतलब कोर्ट जजमेंट दे देगा। क्योंकि अभी उसके पास रिटन स्टेटमेंट तो है ही नहीं, तो वो जजमेंट किसके बेसिस पर देगा, प्लेंट के बेसिस पर। तो यहाँ यही दे रखा है कि प्लेंट के बेसिस पर, प्लेंट के फैक्ट के बेसिस पर कोर्ट जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा। पर यहाँ पर भी एक्सेप्ट दे रखा है कि अगर पर्सन डिसेबिलिटी वाला है तो ऐसा नहीं किया जाएगा, और अगर कोर्ट को डिस्क्रिशन है तो वो क्या कर सकता है, ऐसे जो एलिगेशंस है या फैक्ट है उनको प्रूव करने के लिए प्लेंटिफ को कह सकता है। अभी यहाँ है सब रूल 1 एंड अंडर सब रूल 2 the court shall have due regard to the fact where the defendant could have or has engaged a pleader। ये 3 में बात कर रहा है कि जैसे रूल 1 में जो प्लेंटिफ है वो रिटन स्टेटमेंट नहीं दे रहा है तो कोर्ट सोचेगा कि ये क्यों नहीं दे रहा है, तो यही 3 में दे रखा है। 3 में बात, ये 3 में यही दे रखा है रूल 3 में यही दे रखा है कि कोर्ट क्या करेगा, वेयर द डिफेंडेंट कुड हो, कोर्ट ये डिस्क्रिप्शन लेगा, उसके विवेक से सोचेगा कि इसके पास प्लीडर हो सकता है, इसके पास पैसे नहीं हो तो इसलिए इसके पास प्लीडर नहीं है, प्लीडर होता तो ये रिटन स्टेटमेंट देता, अभी प्लीडर तो है ही नहीं तो रिटन स्टेटमेंट कैसे दे। तो ये सारी चीजों का वो यहाँ पर एनालिसिस 3rd पॉइंट में कर सकता है कि न्यायालय इस तथ्य पर सम्यक ध्यान देगा कि वादी किसी प्लीडर को नियुक्त कर सकता था, मतलब प्लीडर को नियुक्त हो सकता है, पैसे नहीं है इसलिए वो नियुक्त नहीं कर पाया हो, तो ये सारी चीजों को भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। देन लास्ट पॉइंट है कि वेयर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड अंडर दिस रूल और डिक्री शेल बी ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद सच जजमेंट और सच डिग्री शेल बी द डेट ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड। मतलब कि डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री पर वह तारीख दी जाएगी जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया था। मतलब इस इनफेक्ट के अंदर अगर कोई जजमेंट दिया जाता है, सिर्फ प्लेंट के बेसिस पे अगर जजमेंट दिया जाता है तो जजमेंट या डिक्री जो है उसमें वही तारीख होगी जिस तारीख पर वो दिया जा रहा है। तो ये बात हुई हमारी स्पेसिफिक डिनाई की। यहाँ पे जो जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं अंडर दिस रूल, मतलब इस रूल के अंदर अगर हम जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, जजमेंट में जिस तारीख पर जजमेंट दिया जा रहा है वो तारीख भी उसमें डालेंगे। अभी यहाँ पे आप एक चीज समझना कि अगर प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ के बेस पर ही कोर्ट ने जजमेंट दिया है, प्लेंट के बेस पर ही कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो जजमेंट है या जो डिक्री है इसके खिलाफ अपील हो सकती है। अभी यहाँ दे नहीं रखा है पर आपको इस चीज को समझना है कि अगर इन रूल के अंदर में, अंडर इन दिस रूल अगर कोई जजमेंट दिया जाता है तो अपील हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लेंट के बेसिस पर जजमेंट दिया जा रहा है, अभी रिटन स्टेटमेंट या एविडेंस ये सारी चीजें है ही नहीं, ट्रायल चला ही नहीं है, तो जरूरी तो नहीं है कि वो जजमेंट सही ही हो। पर अभी रिटन स्टेटमेंट नहीं आया है इसलिए उस बेस पर जजमेंट दे दिया है, तो फिर डिफेंडेंट चाहे तो अपील कर सकता है कि मेरा रिटन स्टेटमेंट नहीं गया है और मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो ऐसी डिक्री के थ्रू, डिक्री के खिलाफ या अपील, जजमेंट के खिलाफ अपील की जा सकती है। क्योंकि अपील कहाँ नहीं की जा सकती, जहाँ पे आपका जुरिडिक्शन एरर है नहीं, आपका एंड ऑफ जस्टिस, फेलियर ऑफ जस्टिस है, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ नहीं है, आपको प्रॉपर न्याय भी मिला हुआ है
और जुरिडिक्शन एरर भी नहीं है। तो अभी कोर्ट ने 4 साल 10 साल उस कोर्ट को डील किया, उस मैटर को डील किया, एंटरटेन किया, डिक्री दी, जजमेंट दी, और उसके बाद में आप अपील कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप अपील नहीं कर पाओगे। पर यहाँ पे क्या है, ट्रायल चला ही नहीं है, सिर्फ प्लेंट के फैक्ट पे जो कंटेंट, प्लेंट में जो कंटेंट है उसमें जो फैक्ट है उसके बेसिस पर ही जजमेंट दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे जजमेंट की, ऐसे डिक्री की हम अपील कर सकते हैं। ये बात करता है हमारा रूल 5। अभी रूल 6 एंड 7 को कल डील करेंगे, जो बात करता है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम की। थोड़ा सा ऊपर ऊपर इसको देख लेते हैं कि पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। जो रिटन स्टेटमेंट हम दे रहे हैं तो सेट ऑफ किसके साथ दिया जाएगा, वो रिटन स्टेटमेंट के साथ दिया जाएगा। ये हमने देखा था कि सेट ऑफ क्या होता है। तो अभी क्या होता है, उसमें सेट ऑफ के कुछ कंटेन है, कुछ फैक्ट है, तो ये हमें किसके साथ देना पड़ेगा, रिटन स्टेटमेंट के साथ में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए ने बी के ऊपर वाद लगाया है, केस लगाया है कि 50,000 रुपए इसने मुझे मेरे उधार दिए हुए वापस नहीं दिए हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट में ही डिफेंडेंट जवाब दे रहा है कि मैंने 50,000 रुपए उधार लिए थे, ऐसा जवाब रिटर्न स्टेटमेंट में दिया। पर साथ में सेट ऑफ की चीज भी, सेट ऑफ का जो कंटेंट है वो भी उसका रिकॉर्ड, उसका भी स्टेटमेंट उसमें डालेगा कि 50,000 में से 20 तो मैंने दे दिए हैं। तो यहाँ पे सेट ऑफ किया जाए, तो सेट ऑफ जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में किया जाएगा। वेयर इन अ सूट फॉर अ रिकवरी ऑफ मनी, और ये जो है सेट ऑफ किस में किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी, पैसे का जो मैटर है उसमें ही सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरे मैटर में तो हम नहीं कर सकते ना, जैसे प्रॉपर्टी का कोई मैटर है तो ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं कि आधी जमीन जो है वो मेरी है और वो कह देगा मेरी जो पूरी जमीन है वो इसको मैंने पहले दी थी, अभी फिर वो प्रतिवादी बोल रहा है कि नहीं आधी जमीन मेरी है। ऐसे इसमें और आधी उसमें से माइनस कर दी जाए, माइनस जो होगा वो तो पैसे में ही माइनस होगा। तो ये जो सेट ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी में ही फॉलो होगा। द डिफेंडेंट क्लेम टू सेट ऑफ अगेंस्ट प्लेंटिफ, जो डिफेंडेंट है वो क्लेम करेगा किससे, किसके अगेंस्ट, प्लेंटिफ के अगेंस्ट। और किसका क्लेम, सेट ऑफ का। एनी सर्टेन सम ऑफ मनी, जो सेट ऑफ है इसके 5 से 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक तो है कि ये रिकवरी ऑफ मनी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ जो किया जा रहा है वो रिकवरी ऑफ मनी होना चाहिए। साथ ही साथ में जो उसमें जो पेमेंट लग रहा है वो कैसे होना चाहिए, असर्टेन होना चाहिए। मतलब जो पेमेंट है वो निश्चित होना चाहिए कि 50,000 तो 50,000, 10 लाख तो 10 लाख, जैसे अप्रोक्स वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो सेट ऑफ जो है वो असर्टेन होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें दे रखा है कि जो जुरिडिक्शन है, हमारा मैटर जो है उसकी जो वैल्यू है वो जुरिडिक्शन वाले कोर्ट में जानी चाहिए। अगर 50,000 रुपए उधार चाहिए तो हम 50,000 जो कोर्ट डील कर सकता है उसके जुरिडिक्शन में जाए। अगर 10 लाख वाला मैटर है तो जो कोर्ट 10 लाख हैंडल कर सकता है हम उसके जुरिडिक्शन में जाए। तो उस कोर्ट को पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होना चाहिए। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। हमारे केस की कितनी मॉनेटरी वैल्यू है, कितने तक का हमारा केस है, उस हिसाब से उस कोर्ट में वो जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। देन दे रखा है कि बोथ पार्टीज फील द सेम कैरेक्टर, कि हमें एक ही इंसान, ए ने बी पर वाद लगाया 50,000 रुपए का, तो बी जो है वो एक रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा है, पर उसका जो सेट ऑफ वाला मैटर है कि मैंने 20,000 रुपए दे रखे हैं तो वो भी ए को ही दे रखे हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी हम होता है ना
कि हमारे पापा को किसी ने पैसे उधार दिए हैं और हमने हमारे दोस्त को पैसे उधार दे रखे हैं, तो वो क्या बोलेगा कि मैंने तेरे पापा को पैसे उधार दे रखे हैं तो बराबर हो गया। ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या है 3 पर्सन आ जाएंगे ना, तो ये यहाँ फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे है कि पार्टीज जो है वो सेम कैरेक्टर की होनी चाहिए, कि जो ओरिजिनल वाद है, ओरिजिनल सूट है, उसमें भी यही 2 पार्टीज है और जो सेट ऑफ वाला मैटर है उसमें भी यही 2 पार्टीज है, तभी सेट ऑफ हो सकेगा। As they feel in the plaintiff suit, the defendant may at the first hearing of the suit but not afterward unless the permitted। जब रिटन स्टेटमेंट हम फाइल करते हैं उसी वक्त पे हमें हमारे सेट ऑफ का जो पर्टिकुलर्स है, सेट ऑफ के कुछ मैटर है, उसको भी उसमें डालना पड़ेगा। ये उसका टाइम लिमिट दे रखा है। बट नॉट आफ्टरवर्ड अनलेस परमिटेड द कोर्ट, बट उसके बाद में हम नहीं डाल सकते। अगर हमारे ऊपर 50,000 का दावा किया है और हम रिटर्न स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उसी टाइम पे रिटर्न स्टेटमेंट देते वक्त ही हम क्या करेंगे, उसको ये भी उसमें डाल देंगे कि हमने इसे 20,000 रुपए पहले दे रखे हैं। अभी उस वक्त नहीं डाला और बाद में आप डालना चाहो तो ऐसा नहीं कर सकते, पर कर सकते हैं कब, अगर कोर्ट परमिशन दे दे। कोर्ट अगर परमिशन दे रहे हैं तो आप आपको बाद में याद आ रहा है कि अरे मैं तो भूल ही गया था, मैंने तो इससे पहले 20,000 रुपए दे रखे हैं, तो अभी आपकी टाइम लिमिट खत्म हो गई है, तो अब फिर आप क्या करोगे, कोर्ट से परमिशन लोगे और कोर्ट अगर परमिशन दे देता है तो उसके बाद में आप सेट ऑफ जो है इसको फाइल करोगे। इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है? इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ में है कि द रिटर्न स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज अ प्लेंट। जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसका सेम इफेक्ट होगा प्लेंट के जैसे। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस सूट हो गया। अभी वादी ने प्रतिवादी के ऊपर वाद दायर किया, अभी प्रतिवादी क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है रिटर्न स्टेटमेंट का, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू जवाब दे रहा है, पर साथ में वो सेट ऑफ भी क्लेम कर रहा है। तो ये एक तरीके से प्रतिवादी भी वादी के ऊपर वाद दायर कर रहा है। बस यहाँ फर्क ये रहेगा कि वो कोई दूसरा वाद नहीं लेके आएगा कि 50,000 रुपए वाला जो मैटर है वो एक अलग बात हो गया और 20,000 रुपए मैंने दे दिए हैं इसको, अभी तो इसके लिए मैं अलग बात लेके आऊं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पार्टी सेम है तो फिर अलग अलग बात लाने की क्या जरूरत, अलग अलग बात लाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी सेट ऑफ को जो है एक वाद माना जाएगा। तो अभी प्रतिवादी जो है वो सेट ऑफ का क्लेम कर रहा है वादी के खिलाफ, तो प्रतिवादी जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू क्लेम कर रहा है, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट को प्लेंट ही माना जाएगा। ये चीज समझ में आई कि प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट जो है उसका रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसमें जो सेट ऑफ वाली बात है, जो उस रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ वाली बात है, तो जितनी जितनी सेट ऑफ वाली बात है उतनी उतनी वाद प्लेंट मानी जाएगी, वाद पत्र मानी जाएगी। और उस वाद पत्र का जवाब कौन देगा, तो उस वाद पत्र का जवाब दावा कौन बनाएगा, प्लेंटिफ बनाएगा। तो प्लेंटिफ जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ ही प्लेंट दायर करे। अगर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम वाला मैटर है जो कौन करता है, डिफेंडेंट करता है, तो डिफेंडेंट अगर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का मैटर दायर करता है तो प्लेंटिफ जो है वो उसका रिटर्न स्टेटमेंट देगा, मतलब जवाब देगा। ये थोड़ी सी चीज समझ में आई। इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ जो होता है ये समझ में आया थोड़ा? हाँ जी मैम। बाकी लोगों को? बात बस इतनी सी है कि ए और बी जो है, ए ने बी के ऊपर 50,000 का वाद दायर किया, अभी बी उसका जवाब दे देगा रिटर्न स्टेटमेंट में कि मैंने 50,000 रुपए लिए थे। ठीक है, ये हो गया उसका जवाब, पर वो रिटर्न स्टेटमेंट में ही इंक्लूड करेगा कि मैंने पहले इसे 20,000 रुपए दे रखे हैं।
तो ये जो बात हुई कि मैंने 20,000 रुपए दे रखे हैं, इतनी बात उसकी सेट ऑफ मानी जाएगी। तो ये एक तरीके से ये बात क्रॉस सूट की तरह काम करेगी और उसके बाद जो है प्लेंटिफ आंसर देगा इसका। जनरली रिटर्न स्टेटमेंट का आंसर प्लेंटिफ नहीं देता है। अगर कोई मैटर चल रहा है, प्लेंटिफ ने प्लेंट दायर कर दिया, डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया, इसके बाद में जो को प्लेंटिफ है वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि फिर तो यही चलता रहेगा। ए बी पर एलिगेशंस लगा रहा है, बी उसके आंसर दे रहा है और ए पर एलिगेशंस लगा रहा है, फिर ए वापस बी पर लगा रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। तो जनरली प्लेंटिफ को रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब देने का हक नहीं होता है। पर यहाँ पर जो सेट ऑफ है ये क्रॉस सूट की तरह काम कर रहा है, जिसको हम रिटर्न स्टेटमेंट में ही इंक्लूड कर रहे हैं। हम चाहे आगे ये रूल दे रखा है कि जो 50,000 का हम पर वाद किया है उसमें हमने रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू कह दिया है कि हाँ 50,000 रुपए मैंने लिए हैं, पर साथ में जो सेट ऑफ है तो इसको रिटर्न स्टेटमेंट में हम चाहते हैं कि हम इंक्लूड ना करें। अगर हम चाहते हैं कि जो 20,000 वाला मैटर है ये अलग ही चले, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या है, ऐसी परमिशन दे सकता है। पर यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट में ही हम सेट ऑफ भी क्लेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम पार्टीज है। अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि पापा ने पैसे उधार ले रखे हैं दोस्त से, अभी दोस्त से भी हमने ले रखे हैं, तो दोस्त से भी हमने ले रखे हैं और पापा ने दोस्त से ले रखे हैं। तो वो दोस्त क्या बोलेगा कि मैंने तेरे पापा को दिए तो है, तो तू एक काम कर, तू पापा से बात कर ले तो बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया सेट ऑफ। पर काउंटर क्लेम क्या आएगा कि जो दोस्त है वो ऐसा नहीं, ये हो गया सेट ऑफ। पर अगर हमें अलग से वाद दायर करना है तो दोस्त जो बेटा है वो क्या बोलेगा, तू और पापा तुम्हारी डील तुम जानो, अपनी डील तो अपन जानेंगे। मतलब जो मैंने तेरे को पैसा दिया है वो तो तू मुझे दे दे, बाकी पापा का जो मैटर है वो अलग है, पापा तुझे तेरे पैसे दे देंगे, मैंने जो तेरे को दिया है तू वो मुझे दे दे। तो ये बात होती है कि यहाँ पर मतलब दोनों चीजें क्या हो रही है, सेट ऑफ नहीं हो रही है। वो क्या बोल रहा है, तू जाने और पापा जाने, और मैं और तेरा मैटर जो है वो अलग है। तो यहाँ यही बात हो रही है कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट में भी सेट ऑफ वाला क्लेम कर सकते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ वाला क्लेम कर रहे हैं तो वो क्रॉस सूट की तरह डील होगा। एक तरीके से हम उस पर वाद ही लगा रहे हैं। और अगर हम कोई कंडीशंस है तो हम कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल सूट है 50,000 वाला, इसको आप अलग से चलाइए और ये जो 20,000 का सेट ऑफ वाला जो मैटर है इसको आप अलग चलाइए। ये होता है सेट ऑफ का इफेक्ट। तो यहाँ पर जो रिटर्न स्टेटमेंट दिया जा रहा है इसको प्लेंट ही माना जाएगा। और ये दिया किसको जा रहा है, प्लेंटिफ को दिया जा रहा है डिफेंडेंट के थ्रू। तो डिफेंडेंट जो है, प्लेंटिफ जो है वो इसका आंसर देगा, तो उसके आंसर को क्या माना जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट माना जाएगा। ये बात हो रखी है। बट दिस shall not affect the lien upon the amount degree of any pleader in respect of cost payable to him under the decree। यहाँ ये दे रखा है both of the original claim and set off, कि यहाँ पे जो फाइनल जजमेंट दिया जाएगा तो अभी रिटर्न स्टेटमेंट में हमने सेट ऑफ को इंक्लूड किया है ना। तो अगर हमारा ओरिजिनल वाद है उसमें प्लेंटिफ बोलता है अगर कि मैं मेरा केस वापस लेता हूं, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा जो हमारा क्रॉस सूट है सेट ऑफ का, तो वो डिनाई नहीं होगा, वो इग्नोरेबल नहीं रहेगा, वो चलता रहेगा। अभी हमने क्या है, केसेस ज्यादा केसेस ना हो इस वजह से हमारा सेट ऑफ का जो मैटर है उसको रिटर्न स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिया। पर हम चाहते तो दो अलग अलग वाद ला सकते थे, एक तो हमारा ओरिजिनल वाद और दूसरा हमारा सेट ऑफ का। तो ओरिजिनल वाद जो है, ओरिजिनल के प्लेंट जो है वो अगर रिजेक्ट हो भी जाती है, रिटर्न हो जाती है,
या प्लेंटिफ खुद जो है उसको विथड्रॉ कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन में सेट ऑफ वाला जो केस चल रहा है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसका चलता रहेगा। जैसे 50-50 हजार वाले जो मैटर थे, अभी प्लेंटिफ बोल रहा है कि 50,000 रुपए मुझे तुझसे जो चाहिए थे, ठीक है मैं मेरा प्लेंट वापस लेता हूँ। पर अभी जो 20,000 वाला मैटर है ये तो चलेगा, ये 20,000 रुपए तो उसने उसको दे दिए थे ना, अभी 50,000 वो मना कर रहा है, अभी 20,000 रुपए तो बी ने ए को दे रखे थे। तो ऐसी कंडीशन में ए जो है वो बी को 20,000 रुपए वापस देगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही उसके 50,000 रुपए के लिए इग्नोर कर रहा है ना। बखेर ऐसा होगा नहीं। इसको कल कंटिन्यू करते ना बे, इस 10-5 हो गया कल ही कंटिन्यू करेंगे, हो गया है ये, खत्म हो गया, बस एक ही लाइन थी इसकी। द रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट अप्लाई टू, बस ये लास्ट लाइन इतनी ही बोल रहा है ये, कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट पे जो रूल अप्लाई होते हैं, अभी जो भी पढ़ रहे हैं हम रिटर्न स्टेटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं जिसको डिफेंडेंट अप्लाई करता है, तो ये सारे रूल जो है ये काउंटर क्लेम या सेट ऑफ में प्लेंटिफ देगा रिटर्न स्टेटमेंट, उस पे भी फॉलो होंगे। क्योंकि प्लेंटिफ दे रहा है तो वो भी उसका रिटर्न स्टेटमेंट ही दे रहा है काउंटर क्लेम या सेट ऑफ के अगेंस्ट में, तो इन दोनों के रूल जो है वो सेम रहेंगे। ये यहाँ तक का हम आज कवर कर चुके हैं। अभी कल जो करेंगे वो थोड़ा इलस्ट्रेशन देख लेंगे। इलस्ट्रेशन आप समझ के आइएगा, इनको हम क्लास में डील नहीं करेंगे, घर से पढ़ के आइएगा। कोई सा इलस्ट्रेशन समझ में नहीं आएगा तो इसको हम यहाँ पर देख लेंगे और कल हम डील करेंगे देन काउंटर क्लेम। ठीक है, काफी इतना। और जो नोट्स है तो कल संडे है, मैं आप लोगों के जो नोट्स है वो रेडी कर लूंगी, फिर आपको बहुत जल्दी नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं, परसों संडे मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी थोड़ा सा कोशिश करिए कि वो भी अटेंड करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। एब्सोल्युटली। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक